जी बच्चों, हमने उस दिन पढ़ा था अर्ली स्टेजेस ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट। अर्ली स्टेजेस ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट के बाद आज हम पढ़ेंगे लेट स्टेजेस ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट। अर्ली स्टेजेस ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन जो लेट स्टेजेस ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट है वो बड़ा अच्छा सा एससीक्यू है जो यूएचएस वालों को बड़ा पसंद है। तो जो यूएचएस की पसंद है वो यकीनन आपकी भी पसंद होगी। ठीक है, तो हम एक छोटा सा रिकैप करते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि हमने अर्ली स्टेजेस ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट में क्या पढ़ा था। ठीक है, अर्ली स्टेजेस ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट में बेटा हमने पढ़ा था, इस पिक्चर पे चलते हैं सीधा। ये एक एपिकल एक्टोडर्मल रिज होती है। ठीक है, ये अपने नीचे पड़े हुए मीजेनकाइम के अंदर डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस कराती है। ये माइटोटिकली डिवाइड होते जाते हैं और लिम्ब की डेवलपमेंट होती है टुवर्ड्स दी हैंड। ठीक है, डिस्टल एंड की तरफ डेवलपमेंट होती है। क्या आपको ये एपिकल एक्टोडर्मल रिज याद आ रही है बच्चों? इसकी एक और पिक्चर जरा आप देखो, हाँ ये वाली पिक्चर। ठीक है, इस पिक्चर को देखने के बाद हम अपने आज के लेक्चर पर जाएंगे। तो आपको अगर याद हो कि आपके पास लिम्ब की डेवलपमेंट कैसे हुई थी, लिम्ब बड्स बने थे वेंट्रोलेटरल सरफेस ऑफ द बॉडी वॉल के ऊपर, और उन लिम्ब बड के आगे एक हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू की मल्टी लेयर्ड एपिकल एक्टोडर्मल रिज बनी थी। ये एपिकल एक्टोडर्मल रिज अपने नीचे पड़ी हुई जो मीजेनकाइम है उसको जोन ऑफ प्रोलिफरेशन बना लेती है। इसमें सेल माइटोटिकली बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं और लिम्ब की लेंथ बढ़ती है, और उसका फिर डिस्टल एंड पे कंस्ट्रक्शन आती है, तो आगे हैंड प्लेट बन जाती है और लोअर लिम्ब में वो फुट प्लेट बन जाती है, और फिर एक और कंस्ट्रक्शन बाजू में और टांग में डेवलप होती है एट द लेवल ऑफ एल्बो एंड नी, वो सेकंड कंस्ट्रक्शन होती है। ये तो सारा हो गया एपिकल एक्टोडर्मल रिज और जोन ऑफ प्रोलिफरेशन का काम। इसके बाद इसके पीछे वाली जो मीजेनकाइम होती है ना, ये वाला जो मीजेनकाइमल टिश्यू होता है, इसने डिफरेंशिएट होना होता है। ये देखो, ये मीजेनकाइमल डिफरेंशिएशन है। ये मीजेनकाइम डिफरेंशिएट होगी, ये वाली मीजेनकाइम प्रोलिफरेट करती है और बाजू को लेंथ मिलती है, बाजू अपनी अप्रोप्रिएट लेंथ पूरी कर लेता है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों कि ये वाली जो मीजेनकाइम पड़ी होती है इमीडिएटली अंडरनीथ द एपिकल एक्टोडर्मल रिज, इट इज द जोन ऑफ प्रोलिफरेशन। इसके सेल माइटोटिकली डिवाइड होते जाएंगे और बाजू को लेंथ मिलती जाएगी। ठीक है, इसके नीचे जो मीजेनकाइम पड़ी हुई है ये डिफरेंशिएट होती है, और ये किस किस में डिफरेंशिएट होगी? जो कुछ आपके बाजू में है। अब आपके बाजू में क्या क्या है? आपके बाजू में बोन है, आपके बाजू में मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं। तो जो ये वाली मीजेनकाइम है इसका काम है ये सारे टिश्यूज में डिफरेंशिएट होना। और आपको ये भी पता है कि बोन बनने के लिए पहले मीजेनकाइम थिकंड होगी, मीजेनकाइम थिकंड होने के बाद वहां पर थिकंड मीजेनकाइम पर कार्टिलेज में चेंज होगी, तो हाइलाइन कार्टिलेज मॉडल बनाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हिस्टोलॉजी में भी और एम्ब्रियोलॉजी में भी, कि कौन सी कार्टिलेज स्केलेटन बनाती है? हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज उस थिकन मीसेनकाइम में बननी शुरू होगी कि मीसेनकाइमल सेल्स जो है वो कॉन्ड्रोसाइट्स में चेंज हो जाती हैं और वो कार्टिलेज डिपॉजिट करना शुरू कर देती हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट कॉन्ड्रोसाइट्स। उसके बाद ये कार्टिलेज फिर चेंज होती है ऑसिफिकेशन सेंटर बनने के बाद बोन में, कि वो कॉन्ड्रोसाइट्स कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स और ये कॉन्ड्रोब्लास्ट ये सारे रिप्लेस होने शुरू हो जाते हैं विद द ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स। तो इस तरह से बोन बन जाती है। फिर हम मसल्स देखेंगे कहाँ से आ रही हैं, और ब्लड वेसल्स इसी मीजेनकाइम की वजह से बनेगी। ठीक है, अच्छा अब हम आपको ये लेक्चर की एक आउटलाइन मिल गई। प्लीज बच्चों बताओ क्या आपको समझ आ गई है कि ये आपका एपिकल एक्टोडर्मल रिज है, इसने जोन ऑफ प्रोलिफरेशन इंट्रोड्यूस किया इमीडिएटली अंडरनीथ इट, और उसके पीछे वाली जो मीसेनकाइम है आज हम उसको पढ़ेंगे और वो डिफरेंशिएट हो रही है इनटू द ब्लड वेसल्स, मसल्स एंड बोन ऑफ द लिम्ब। आगे चलते हैं आज के लेक्चर के ऊपर बच्चों। ये देखो, अगर आपको उस दिन की चीज याद है, पहले बड बना था, फिर हैंड प्लेट या फुट प्लेट बनी थी, फिर इसमें डिजिटल रेस अपीयर हुई थी। डिजिटल रेस के दरमियान जो एरिया था वहां पर
एपिकल एक्टोडर्मल रिज की अपॉप्टोसिस से सेल डेथ हो रही थी, मेसेंकाइमल टिश्यू की डेथ हो रही थी और उसकी वजह से नॉचेस बनी और अब नॉचेस वाली जगह पर मेसेंकाइम डीजनरेट हो रहा है, जबकि इन फिंगर्स वाली डिजिटल रेस के ऊपर एपिकल एक्टोडर्मल रिज परसिस्ट करता है, फिंगर्स की ग्रोथ होती जाती है और बीच में जो आपका इंटरवीनिंग मेसेंकाइम था वो डीजनरेट हो गया था और फिंगर्स जो है जो वेब्ड फॉर्म में यहाँ पे पड़ी हुई है वो अब सेपरेट हो गई हैं। चलो जी, अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फाइनल स्टेजेस ऑफ द लिम्ब डेवलपमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीक्यू इसको ध्यान से सुनना। फाइनल स्टेजेस ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट, सबसे पहले हम बोन्स को देखते हैं, बोन्स कैसे बनेंगे। As the limb elongate, mesenchymal model of the bones are formed. ये mesenchymal model कैसे बनेगा? जिस जिस जगह पर बोन बननी है mesenchyme वहाँ पे थिकंड हो जाएगी, बस कोई और रॉकेट साइन नहीं है, बड़ी आसान सी बात है कि जिस जगह पर बोन ने बनना है mesenchyme उस जगह पर थिक हो जाएगी और इस थिकंड मेसेंकाइम की फिर कॉन्ट्रिफिकेशन होगी। कॉन्ट्रिफिकेशन का क्या मतलब है कि मेसेंकाइमल सेल चेंज हो जाएंगे इनटू द कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड देन इनटू द कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज बनाने वाले सेल में जब कोई चीज चेंज हो जाए उसको हम कहते हैं जी कॉन्ट्रिफिकेशन हो गई है। तो ये मेसेंकाइमल सेल चेंज हो जाएंगे कार्टिलेज बनाने वाले सेल में, यानी कि कॉन्ड्रोब्लास्ट कॉन्ड्रोसाइट्स में, और उसके ये किस वक्त हो रहा है? 5th वीक में हो रहा है। और कौन सी कार्टिलेज बनेगी? हाईलाइन कार्टिलेज। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से वीक में ऐसा होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो वो मॉडल बनेगा कार्टिलेज का वो कौन सी कार्टिलेज होगी? क्या वो इलास्टिक है, क्या वो फाइब्रो है, क्या वो हाईलाइन है? जी हाँ, वो हाईलाइन कार्टिलेज है। अब इस कार्टिलेज मॉडल की हमारे पास एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन होगी। ठीक है, आपके पास ऑसिफिकेशन दो तरह की है, एक इंट्रामेम्ब्रेनस होती है, एक एंडोकॉन्ड्रल होती है। इंट्रामेम्ब्रेनस मेसेंकाइम से ही डायरेक्टली हो जाती है, एंडोकॉन्ड्रल के लिए पहले आपको कार्टिलेज का मॉडल चाहिए होता है। तो देखो यहाँ पर पहले स्टेप पे मेसेंकाइम थिकंड हुई, दूसरे स्टेप पे उसकी क्वांटिफिकेशन 5th वीक में हो रही है और हाईलाइन कार्टिलेज का मॉडल बन रहा है। फिर इस कार्टिलेज के मॉडल की ऑसिफिकेशन हो रही है और जब कोई भी बोन हाईलाइन कार्टिलेज मॉडल के अंदर ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर होने के बाद बने तो उसको कहते हैं जी ये एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन है। उसके बाद बोन के बनने के प्रोसेस को ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस का मतलब होता है बनना, तो ऑस्टियो का मतलब होता है बोन। ऑस्टियोजेनेसिस ऑफ लॉन्ग बोन बिगिंस इन दिस 7th वीक। अब लॉन्ग बोन्स कौन कौन सी हैं? ह्यूमरस हो गई, रेडियस हो गई, अल्ना हो गई, फीमर हो गई, टिबिया हो गई। ठीक है, ये वाली बोन्स लॉन्ग बोन्स कहलाती हैं। ये 7th वीक में इनमें प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन अपीयर होंगे और बोन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी और ये सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन बोन के मिडल में बनेंगे। ठीक है, अब आपको इस स्लाइड से क्या पैगाम मिला है? क्या आप सारे बच्चे सुन रहे हो? प्लीज रिस्पॉन्ड करो। पहले स्टेप पे क्या है? मेसेंकाइम बनी, मेसेंकाइम के बाद थिकंड मेसेंकाइम मॉडल की क्वाड्रिफिकेशन हुई, 5th वीक याद रखना है। और कौन सा कार्टिलेज का मॉडल बना? हाईलाइन। ठीक है बच्चों, रिस्पॉन्ड करो कि आपको ये स्लाइड समझ आ गई है। उसके बाद इस कार्टिलेज के अंदर एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन हुई है। वो ऑसिफिकेशन जो कार्टिलेज मॉडल के अंदर होती है उसको हम कहते हैं एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। अब एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन में क्या वो बता रहा है कि प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन अपीयर होंगे और ये बोन के मिडल में अपीयर होते हैं। वहां से फिर दोनों डायरेक्शंस में दोनों बोन की तरफ पे ऑसिफिकेशन जो है वो स्प्रेड करती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बोन। ठीक है, और ये होगा 7th वीक में। अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपसे पूछे कि बेटा क्वांटिफिकेशन कौन से वीक में होती है? जी 5th वीक है। कौन सा कार्टिलेज मॉडल बनेगा? जी हाईलाइन कार्टिलेज मॉडल बनेगा। ठीक है, कौन सी टाइप की ऑसिफिकेशन अपर लिप की बोन्स में हो रही है? एंडोकॉन्ड्रल हो रही है। एंडोकॉन्ड्रल का क्या मतलब है? जब आपकी बोन हाईलाइन कार्टिलेज मॉडल से बने और उसमें ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर हो। फिर लॉन्ग बोन्स के अंदर प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर कब अपीयर हो रहे हैं? 7th वीक में। कहाँ अपीयर हो रही है? मिडल में, बोन के दरमियान में। वहां से फिर ऑसिफिकेशन स्प्रेड करती है टुवर्ड्स दी बोथ एंड्स। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Ossification centers are present in all long bone by the 12th week। ये MCQ है, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है कि ऑसिफिकेशन सेंटर सारी के सारी लॉन्ग बोन्स में 12th वीक तक बन चुकी होती हैं, अपीयर हो चुकी होती हैं। फ्रॉम द प्राइमरी सेंटर इन द शेफ्ट और डायफिसिस। अब आपने जरूर जनरल एनाटॉमी में पढ़ा होगा
कि लॉन्ग बोन के दो हिस्से होते हैं, एक सेंटर वाला लंबा, दो एंड्स होते हैं, एंड्स को एपिफिसिस कहते हैं, और लॉन्ग जो शेफ्ट होता है उसको डायफिसिस कहते हैं. From the primary center in the shaft or diaphysis of the bone, endochondral ossification gradually progress towards the ends of the cartilaginous bundle. ठीक है. अब एक शेफ्ट है, शेफ्ट के सेंटर में प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन अपीयर होगा, वहां से दोनों तरफ ऑसिफिकेशन स्प्रेड करेगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बोन, और एंड ऑफ द बोन को क्या नाम दिया है? एपिफिसिस, और शेफ्ट क्या है? डायफिसिस. इस पूरी स्लाइड में ये इंपॉर्टेंट बात है. 12th वीक. आगे चलते हैं. एट बर्थ द डायफिसिस ऑफ द बोन इज यूजुअली कंप्लीटली ऑसिफाइड. डायफिसिस क्या था? शेफ्ट. जब बच्चा पैदा होता है तो उसका शेफ्ट पूरे का पूरा ऑसिफाइड हो चुका होता है, बट द टू एंड्स, द एपिफिसिस, आर स्टिल कार्टिलेजिनस. ठीक है. शॉर्टली देयर आफ्टर, यानी कि बर्थ होने के बाद, ऑसिफिकेशन सेंटर्स अराइज इन द एपिफिसिस एज वेल. अब आपको क्या पता चला है कि in the intrauterine life ossification center डायफिसिस में अपीयर होती हैं, और बोन की जो शेफ्ट्स होती हैं वो बन चुके होती हैं, लेकिन जो एंड्स होती हैं ना वो कार्टिलेजिनस होती हैं, और बर्थ के बाद उनमें ossification center अपीयर होती हैं. Temporarily a cartilage plate remains between the diaphysis and epiphysis ossification centers. अब डायफिसिस जो कि शेफ्ट है, ये तो बिफोर बर्थ ही अपने अंदर ऑसिफिकेशन कर चुका होता है. जो एपिफिसिस यानी कि जो एंड्स हैं उनके अंदर ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर होंगे आफ्टर द बर्थ. ठीक है. अब जब ये एपिफिसिस की भी ऑसिफिकेशन हो जाएगी, लेकिन डायफिसिस और एपिफिसिस के दरमियान एक कार्टिलेज प्लेट रह जाएगी. ये जोन ऑफ प्रोलिफरेशन और जोन ऑफ, इसके अंदर 5 तरह के जोन होते हैं जो आपने हिस्टोलॉजी में पढ़े थे. तो ये जो एपिफिजियल प्लेट होती है ना, असल में ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ग्रोथ इन द लेंथ ऑफ द बोन्स. अब एक बेबी जब पैदा हुआ है उसकी तो लेंथ कितनी होगी? 24 इंचेस तक होगी या कितनी होगी? वो अब बढ़ चुके हुए हैं बच्चे की ग्रोथ में. तो जब आप अडल्ट बनते हो तो जाहिर है आपकी वो हाइट नहीं है जो एक 1 डे बेबी की होती है. इसका मतलब है बोन की लेंथ और विड्थ को इंक्रीज होना होता है, और बोन की लेंथ कितनी बढ़नी है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? इस एपिफिजियल प्लेट के ऊपर करती है. जब ये एपिफिजियल प्लेट सारी की सारी ऑसिफाइड हो जाए तो एपिफिसिस डायफिसिस के साथ जुड़ जाएगी, और मजीद इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ बोन वुड नॉट बी पॉसिबल. ठीक है. तो ये आपकी हाइट कितनी होनी है ये डिटरमिन होती है इस बात के ऊपर कि ये एपिफिजियल प्लेट कब ऑसिफाइड हो और एपिफिसिस डायफिसिस के साथ जुड़ जाए. ठीक है बेटा. तो इस स्लाइड में ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इनमें से हार्डली कोई एमसीक्यू आता है. सिर्फ एपिफिजियल प्लेट का पता होना चाहिए. वेयर एपिफिजियल प्लेट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द डायफिसिस एंड एपिफिसिस. और बाय बर्थ क्या होता है कि बाय बर्थ आपके पास जो शेफ्ट होती है ना वो कंप्लीटली ऑसिफाइड हो चुकी होती हैं, लेकिन जो एंड्स होते हैं ना वो अभी भी कार्टिलेजिनस होती हैं, और बर्थ के बाद उनमें ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर होती हैं. अब ये एंड्स भी ऑसिफाइड हो गए, लेकिन इन एंड्स में और इस ऑसिफाइड शेफ्ट के दरमियान में एक प्लेट रह जाती है जो कि ऑसिफाइड नहीं होती. ये कॉन्टिन्यूसली बोन की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से आपकी हाइट इंक्रीज होती है और आपके लिम्स की लेंथ इंक्रीज होती है. और ये जो है जब ये फ्यूज कर, ये सारी की सारी प्लेट ऑसिफाइड हो जाए तो फिर एपिफिसिस और डायफिसिस आपस में फ्यूज कर जाती हैं. फिर उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी. फाइनल स्टेजेस ऑफ द लिम्ब डेवलपमेंट में मसल कैसे बनने हैं. बोन का आपको पता चल गया, अब मसल पे आते हैं. फ्रॉम द डर्मोमायोटोम वेंट्रोलेटरल रीजन ऑफ द सोमाइट. अब सोमाइट क्या थे? अब आप उसके ऊपर मेसोडर्म को याद करो. आपके पास एक थी पार एक्सियल मेसोडर्म, एक थी इंटरमीडिएट मेसोडर्म और एक थी लेटरल प्लेट मेसोडर्म. और ये नोटोकॉर्ड के दोनों तरफ पार एक्सियल मेसोडर्म थी. याद आया आपको? नोटोकॉर्ड के दोनों तरफ, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखो नोटोकॉर्ड. ये आपकी न्यूरल ट्यूब पड़ी हुई है, ये नोटोकॉर्ड है. नोटोकॉर्ड के दोनों तरफ आपके पास पार एक्सियल मेसोडर्म जो है वो ब्लॉक्स बना लेती है जिनको हम सोमाइट कहते हैं. ठीक है. सोमाइट का ये जो वेंट्रोलेटरल पार्ट है, वेंट्रोलेटरल पार्ट ये जो है ये कहलाता है डर्मोमायोटोम.
यानी ये मसल बना रहा है और साथ डर्मिस बना रहा है, ठीक है। तो ये वेंट्रोलैटरल पार्ट ऑफ द सोमाइट है, इसको कहते हैं डर्मोमायोटोम। इधर से अपर लिम्ब के मसल सेल्स जो है वो बनेंगे, तो यहाँ से मायोब्लास्ट आएंगे और वो प्रिकसर ऑफ द मसल सेल बन जाएंगे। मसल के डेवलपमेंट में आपने जरूर पढ़ा होगा कि मायोब्लास्ट कैसे फ्यूज करते हैं और कैसे वो मसल बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपके पास अगर कोई पूछता है कि बेटा आपके फाइनल स्टेज में जो लिम्ब के मसल हैं वो कहाँ से बनेंगे, तो आपका जवाब आएगा सोमाइट। वो पूछेंगे बेटा सोमाइट के कौन से पार्ट से, तो आप कहेंगे डर्मोमायोटोम। वो कहेगा जी डर्मोमायोटोम कहाँ कौन सा रीजन बनता है, तो आप कहेंगे वेंट्रोलैटरल रीजन बनता है, ठीक है, वेंट्रोलैटरल रीजन बनता है। और आप यहाँ पर आपके पास मसल सेल्स या इस रीजन से आएंगे, तो सोमाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मसल्स इन द लिम्स। With elongation of the limb bud, the muscle tissue first split into the flexors and extensor compartments, and then additional splitting and fusion occur. पहले तो सिर्फ दो कंपार्टमेंट्स बन जाती हैं, फ्लेक्सर्स होती हैं और एक्सटेंसर्स होते हैं, इसके बाद फिर फर्दर स्प्लिटिंग और फर्दर फ्यूजन होती है। mesenchyme in the limb bud also give rise to the ligaments and the blood vessels, ठीक है जी। अब आपको लिम्ब में क्या मिला, लिम्ब के अंदर आपके पास बोन है, बोन है, बोन कहाँ से बन रही है, mesenchyme के थिक होने से। mesenchyme के थिक होने से, mesenchyme जहाँ जहाँ पे थिक होगी वहां पे कॉन्ट्रिफिकेशन होगी तो हाइलैंड कार्टिलेज बन जाएगी। हाइलैंड कार्टिलेज की एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन होगी तो आपके पास बोन्स बन जाएंगी। ये हो गई बोन की डेवलपमेंट। अब मसल कहाँ पे आ रहे हैं, मसल के लिए क्या चीज याद रखनी है, सोमाइट। सोमाइट का कौन सा पार्ट, डर्मोमायोटोम। डर्मोमायोटोम का कौन सा रीजन है, सोमाइट का कौन सा रीजन बनता है, वेंट्रोलैटरल रीजन बनता है। यहाँ से मसल आएंगे। मसल पहले आपके पास सिर्फ दो कंपार्टमेंट बनाती हैं, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि फर्दर आपने अपर लिम्ब लोअर लिम्ब पढ़ा होगा तो मसल की सेटिंग 100% ये नहीं है कि रिजिडली स्ट्रिक्टली फ्लेक्सर्स फ्रंट पर ही हो और एक्सटेंसर बैक पर ही हो, ठीक है। तो उसके बाद फर्दर स्प्लिटिंग और फ्यूजन होता है। इसके अलावा आपके बाजू के अंदर क्या है, लिगामेंट्स हैं, यानी मसल्स बोन के साथ किस चीज से जुड़ेंगे, लिगामेंट से। बोन बोन किससे जुड़ेगी, लिगामेंट से। और आपके पास ब्लड वेसल्स भी होंगी, तो ये ब्लड वेसल्स और लिगामेंट्स भी यही मेसेनकाइम बनाएगी। अब आपको क्या पता चला, मेसेनकाइम आपके पास अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की बोन्स बना रही है, मेसेनकाइम ही आपके पास लिगामेंट और ब्लड वेसल्स बना रही है। लेकिन मसल्स कहाँ से आ रही हैं, मसल्स आ रही हैं सोमाइट से, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। मसल कहाँ से आ रही है, सोमाइट से। बोन कहाँ से आ रही है, मेसेनकाइम। मेसेनकाइम की क्वांटिफिकेशन हुई और फिर ऑसिफिकेशन हुई, फिर उसके बाद मेसेनकाइम ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिगामेंट्स एंड ब्लड वेसल्स इन द लिम्ब बड। जी ये देखिए, ये डर्मोमायोटोम है, वेंट्रोलैटरल रीजन है, ये आपके पास सोमाइट है, ये ब्लॉक की फॉर्म में बन जाते हैं। और आपने पढ़ा था कि एक स्टेज होती है जिसमें सिर्फ हम सोमाइट को गिन के एम्ब्रियो की एज का अंदाजा लगा लेते हैं, तो ये इसका वेंट्रोलैटरल पार्ट है जिसको हम डर्मोमायोटोम कहते हैं। अच्छा जी आगे चलने, मसल की फॉर्मेशन ये देखिए, ये आपको बीच में बोन नजर आ रही है, ठीक है। ये अभी कार्टिलेज का मॉडल बना हुआ है, हाइलाइन कार्टिलेज मॉडल बना हुआ है। अभी इसके अंदर ऑसिफिकेशन सेंटर नहीं अपीयर हुआ, अभी ये सिर्फ कार्टिलेज की फॉर्म में पड़ा हुआ है। अच्छा जी, ये आपके पास न्यूरल ट्यूब पड़ी हुई है, ठीक है। और ये आपके पास सोमाइट का पोर्शन है जो मसल बना रहा है। क्या समझ आई है, ये न्यूरल ट्यूब है, ये न्यूरल ट्यूब पड़ी हुई है, ये आपके पास सोमाइट का पोर्शन है जो मसल बना रहा है। और मसल आपके पास दो ग्रुप्स में बन रही हैं, फ्लेक्सर्स आपके पास बाजू के आगे बन रही हैं और जो एक्सटेंसर्स हैं वो बाजू के पीछे बन रही हैं। और ये बीच में जो नीले रंग की चीज नजर आ रही है ना, ये आपके पास मेसेनकाइम थिकन्ड होके उसकी क्वाड्रिफिकेशन हो चुकी है, ये कार्टिलेज की फॉर्म में पड़ी हुई है। फिर इसमें ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर होगा तो ये बोन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास क्या पता चला कि मायोब्लास्ट फॉर्म अ डोर्सल एंड अ वेंट्रल ब्लॉक ऑफ मसल टिश्यू, एक्सटेंसर्स एंड फ्लेक्सर्स, ठीक है बच्चों। क्या आपको इस स्लाइड, वेरी गुड, मसल सोमाइट से बनती हैं, बिल्कुल सही रिस्पॉन्ड है, वेरी गुड। अब आपको इस पिक्चर से क्या समझ आ रही है, मसल की फॉर्मेशन की पिक्चर दिखा दी ताकि आपके ज़हन में हमेशा रह जाए। ये आपके पास न्यूरल ट्यूब है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब के साथ ये आपके पास सोमाइट का वेंट्रोलैटरल रीजन है, यहाँ से मसल बन रहे हैं। पहले सिर्फ दो ब्लॉक बनेंगे, एक बाजू के आगे और एक बाजू की बैक साइड पे।
जो बाजू की फ्रंट साइड पर टुवर्ड्स दी बेली बनेगा वो होंगे फ्लेक्सर्स, और जो बैक की तरफ होगा वो कहलाएगा एक्सटेंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपको एक पिक्चर की फॉर्म में दिखा दिया गया। पहले आप, ओहो हमने आज स्लाइड नहीं शेयर की बच्चों, आप में से किसी ने कहा ही नहीं। अच्छा, ये देखो, पहले ये देखो, ये जो चार खाने बने हुए, ये बताया जाता है कि इस पिक्चर में कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये जो डार्क ब्लू है ना, ये एक्टोडर्म को रिप्रेजेंट करेगी, जहां जहां पे ये डार्क ब्लू शेड है। ठीक है, ये डार्क ब्लू शेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपके पास एपिकल एक्टोडर्मल रिज को इधर इंडिकेट कर रहा है, और साइडों पर ये सिर्फ एक्टोडर्म को कर रहा है। साइडों से बाजू ने नहीं ग्रो करना, टिप के ऊपर से ग्रो करते हैं, वहां पर एपिकल एक्टोडर्मल रिज होती है, और बाकी सिर्फ एक्टोडर्म है। ये फर्क याद कर लेना। टिप के ऊपर एपिकल एक्टोडर्मल रिज है जिसने ग्रोथ इंड्यूस करनी है, और इधर सिर्फ एक्टोडर्म होगी। दूसरा जो लाइटर ब्लू शेड है ना, ये लाइटर ब्लू शेड आपको कार्टिलेज के लिए इंडिकेट किया हुआ है। ये देखो, ये कार्टिलेज का मॉडल है। अच्छा, और फिर जो डार्क पिंक है ना, वो कंडेंस्ड मीसेनकाइम है। पहले मीसेनकाइम कंडेंस होती है, फिर उसके बाद उसके अंदर कार्टिलेज का मॉडल आता है। ये वो मीसेनकाइम है जो कंडेंस हुई है, और ये वो मीसेनकाइम है जो कंडेंस नहीं हुई है। और ये जो लाइट पिंक शेड की मीसेनकाइम है ना, ये लूज मीसेनकाइम है। दिस इज द लूज मीसेनकाइम। ठीक है, अब आपको इन चारों साइंस की समझ आ गई कि कौन कौन सा कलर क्या क्या इंडिकेट कर रहा है। तो हमारे पास डार्क ब्लू शेड जो है वो एक्टोडर्म के लिए है, और एक्टोडर्म का जो टिप है, जो फ्रंट है, वो एपिकल एक्टोडर्मल रिज है, जिसने के सेल्स के अंदर अंडरनीथ मेसेनकाइम के अंदर मल्टीप्लिकेशन इंट्रोड्यूस करनी होती है, और आपका बाजू लंबा होता है। ठीक है, उसके बाद देखो कि मेसेनकाइम थिकन हुई तो उसके अंदर फिर कार्टिलेज का मॉडल आया। ठीक है, और फिर कार्टिलेज के मॉडल के अंदर फिर आपके पास ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो गई, तो आपके पास ये बोन्स बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, आगे चलते हैं। रोटेशन ऑफ द लिम्ब। रोटेशन ऑफ द लिम्ब बहुत 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 दफा लिखना आता है, और ये बहुत आसान है। ये रोटेशन ऑफ द लिम्ब समझने के लिए आपको थोड़े से अपने बाजू में जिस पोजीशन में कहूंगी आपने लेके जाने हैं, तो फिर आपको इतनी जल्दी ये रोटेशन समझ आ जाएगी कि आप खुश हो जाओगे और हमेशा याद रहेगा। अच्छा जी, रोटेशन ऑफ द लिम्ब कब स्टार्ट होती है? अर्ली इन द 7th वीक। द लिम्ब एक्सटेंड्स वेंट्रली। पहले लिम्ब की ग्रोथ क्या होगी? वेंट्रली। अभी आप सिर्फ इस स्लाइड को सुनो, आगे पिक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगी, आपको सारी समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ आपको इस स्लाइड से जो समझ आती है उसको दिमाग में कर लो। स्लाइड के ऊपर टॉपिक क्या है? रोटेशन ऑफ द लिम्ब। क्योंकि अब आप लिम्ब के अंदर बोन भी बना चुके हो, मसल भी बना चुके हो, लिगामेंट्स और ब्लड वेसल्स भी बना चुके हो। क्या ऐसा ही है ना? क्या हमें पता लग गया कि लिम्ब की बोन कैसे बन रही है, लिम्ब के मसल कैसे बन रहे हैं, और लिम्ब के लिगामेंट और ब्लड वेसल्स कैसे बन रही हैं? पता लग गया ना? अब हमने लिम्ब की रोटेशन देखनी है। आपका लिम्ब जिस डायरेक्शन में ग्रो करता है उसी में ही नहीं पड़ा रहता। ठीक है, ये पहले तो ग्रो करेगा वेंट्रली 7th वीक में, और आपके जो फ्लेक्सर्स होंगे वो लिम्ब के वेंट्रल पे होंगे, और एक्सटेंसर्स जो होंगे ना वो डॉर्सल यानी के बाजू की बैक साइड पे होंगे। अब मैं आपको ये जरा दिखाना चाहती हूँ। आप सब बच्चे अपने बाजू को ऐसे एक्सटेंड कर लो जैसे इस पिक्चर में इस आदमी ने अपना बाजू एक्सटेंड किया हुआ है। प्लीज सारे बच्चे अपना बाजू एक्सटेंड करो जो लेक्चर सुन रहे हो, ये जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे फिर आपको समझ नहीं आएगी। ये देखो, ये हमने एक मॉडल बनाया है। ये मॉडल बनाकर आप अपना बाजू इस तरह से एक्सटेंड करो जैसे साथी ने किया कि आपका थंब जो है ना वो अपवर्ड हो और लिटिल फिंगर जो है ये डाउनवर्ड है। अच्छा, वो आपको ये कह रहा है कि पहली स्टेज में ये बॉडी है बेबी की, ये बॉडी है, और उसका जो बाजू है ना वो वेंट्रली ग्रो कर रहा है। इस हिसाब से ग्रो करता है कि उसके जो फ्लेक्सर्स होती है ना वो वेंट्रल होती हैं, और जो एक्सटेंसर्स होती है ना वो डॉर्सल होती हैं। आप अपना जरा बाजू ऐसे एक्सटेंड किए रखो, और ये इमेजिन करो कि आपके बाजू का जो फ्रंट है वो फ्लेक्सर है, ये बेली को फेस कर रहा है, और आपकी जो बाजू की बैक साइड है वहां पर डॉर्सल है, और साइड पर एक्सटेंसर्स हैं, और वो आपकी बैक को फेस कर रही हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस स्टेज पे जो आपका लिम्ब ग्रो करता है ना वो कोरोनल प्लेन पे करता है। कोरोनल प्लेन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी इंसान को ऐसे दो हिस्सों में काट दो
कि उसकी बॉडी का फ्रंट हाफ आगे गिर जाए और बैक हाफ पीछे गिर जाए। आजकल कौन सा बच्चा अर्तुगरुल देख रहा है, उसमें बड़ी तलवारें चल रही हैं और बंदे जो है ना इसी तरह कोरोनल प्लेन पे और सेजिटल प्लेन में कट कट के गिर रही हैं। कौन सा बच्चा अर्तुगरुल देख रहा है? क्या उसमें ऐसे बंदे कट रहे हैं? तो फौरन सोचा करो ये कौन से प्लेन पे इसने बंदा काट दिया है। ठीक है, तो शाबाश। तो ये है कोरोनल प्लेन, अर्तुगरुल बन जाओ और बंदे को कट कर दो इस तरह के उसका फ्रंट हाफ आगे गिर जाए और बैक हाफ पीछे गिर जाए। दिस इज द कोरोनल प्लेन। तो पहले स्टेप पे, स्टेप 1 पे आपका जो लिम्ब ग्रो करता है ना बेटा बड़े जोश के साथ, वेरी गुड, अब लेक्चर भी जोश के साथ समझो। तो पहला स्टेप क्या है कि आपने क्या अपना बाजू इस तरह से एक्सटेंड कर लिया है और आपका स्टेप 1 ये है कि आपका बाजू वेंट्रली ग्रो कर रहा है, इस हिसाब से कि आपके फ्लेक्सर जो हैं वो वेंट्रल हैं और आपके एक्सटेंसर्स जो हैं वो डोर्सल हैं। ये बॉडी है एम्ब्रियो की, ये बॉडी है और ये उसका बाजू हमने रिप्रेजेंट आपको कर दिया है कि वेंट्रल साइड पर क्या है, फ्लेक्सर, डोर्सल साइड पर क्या है, एक्सटेंसर। वेंट्रल साइड किसको फेस कर रही है, बेली को, डोर्सल साइड किसको फेस कर रही है, बैक को। ये है स्टेप 1, दिस इज दी स्टेप 1। ठीक है, अच्छा आगे चलो, नेक्स्ट स्टेप। नहीं अब लेक्चर पे ध्यान दो, अब अर्तुगरुल को भूल जाओ प्लीज, ये रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहला स्टेप क्या पता चला है, ग्रोथ किस डायरेक्शन में होगी, वेंट्रली, किस प्लेन पे होगी, कोरोनल पे, और उस वक्त बाजू की पोजीशन क्या होगी, आपके फ्रंट पे बाजू के फ्लेक्सर्स होंगे जो कि वेंट्रल साइड है और आपकी डोर्सल साइड पर एक्सटेंसर्स होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर होगी ये बात। अब आगे चलो, अब आप अपना बाजू जो आपने इस आदमी की तरह एक्सटेंड किया हुआ है इसको इस तरीके से अपनी बॉडी की तरफ मीडियली लेके आओ कि आपके फ्लेक्सर्स अंदर की तरफ हो जाएं और आपके एक्सटेंसर्स बाहर की तरफ हो जाएं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा और इस पिक्चर को जहन में रखो। आपने क्या अपना बाजू ऐसे एक्सटेंड किया हुआ है, फटाफट लिख के बताओ, फटाफट लिख के बताओ, क्या आपने अपना बाजू ऐसे एक्सटेंड किया है क्लास? अब आप अपने इस बाजू को इस तरीके से अपनी बॉडी की मीडियल लेके आओ, इसकी मीडियल मूवमेंट कराओ, मीडियल मूवमेंट सेजिटल प्लेन पे कराओ कि आपकी बॉडी के साथ इस तरीके से लग जाए। ये देखो, ये वही बॉडी है, बाजू मीडियल मूव किया, बाजू सिर्फ मीडियल मूव किया, मीडियल मूव करते हुए अब आपके फ्लेक्सर्स जो हैं वो, आपके फ्लेक्सर्स जो हैं वो मीडियल साइड पे आ गए हैं और लेटरल साइड पे क्या है, एक्सटेंसर्स आ गए हैं। ठीक है, और ये मूवमेंट आपकी पैरासेजिटल प्लेन, मीडियन प्लेन क्या होता है जो आपकी बॉडी को सेंटर से ऐसे काटता है। ठीक है, इस मीडियन प्लेन के पैरेलल जो होते हैं ना वो सेजिटल प्लेन और पैरासेजिटल प्लेन होती है। तो ये पैरासेजिटल प्लेन है, ये जो मूवमेंट हुई है ये पैरासेजिटल प्लेन पे हुई है। अब वापस जाओ इधर, ये देखो ये बॉडी है, पहले आपका बाजू वेंट्रली ग्रो करता जा रहा है, आपके फ्लेक्सर्स जो हैं वो एंटीरियर हैं यानी वेंट्रल हैं और आपके जो एक्सटेंसर्स हैं वो डॉर्सल यानी कि बैक साइड पे हैं। अब ये बाजू ऐसे मीडियली मूव किया है टुवर्ड्स दी बॉडी, जो चीज बॉडी की तरफ आए वो मीडियल होती है ना। अच्छा ये देखो, ये बॉडी है, ये बाजू के फ्लेक्सर्स जो हैं वो मीडियली फेस कर रही हैं और एक्सटेंसर्स जो हैं वो डॉर्सली फेस कर रही हैं। अपना बाजू जरा ऐसे रखो। अब आपका थंब इस वक्त किस पोजीशन में है कि वो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड है। क्या आप सबका थंब इस वक्त फॉरवर्ड पोजीशन में है और लिटिल फिंगर बैकवर्ड है, क्या ऐसा है? अब इसके बाद आपके अपर लिम्ब की लेटरल रोटेशन होगी 90 डिग्री पे। आप लेटरल रोटेशन अपने बाजू की करो 90 डिग्री पे तो आपका थंब जो है एनाटॉमिकल पोजीशन में आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, पहले आपने अपना बाजू अपनी बॉडी के साथ लगाकर इस तरीके से लगाया था। ये देखो, पहले आपका बाजू बॉडी के साथ इस तरीके से लगा के फ्लेक्सर्स जो हैं वो मीडियल हैं, दोनों बाजुओं के फ्लेक्सर्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और एक्सटेंसर्स जो हैं वो डॉर्सली हैं। ठीक है, इसके बाद आपने अपने लिम्ब को 90 डिग्री लेटरल मूव करवाना है। ये देखो, पहले ये वाली साइड आपकी बॉडी के साथ लगी हुई थी, अब आपने इसको 90 डिग्री लेटरल मूव करवाया तो आपका हैंड एनाटॉमिकल पोजीशन में आ गया। क्लास क्या आपको ये बात समझ आई है? फौरन रिस्पॉन्स दीजिए क्लास, शाबाश।
पूरी क्लास 140 बच्चे हैं, सिर्फ 5 बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, सारी क्लास को रिस्पॉन्स करना चाहिए। अच्छा अच्छा 90 डिग्री वाली नहीं आई, ओके 90 डिग्री वाली दोबारा करते हैं, दोबारा चलो, क्योंकि ये आर्ट समझ लिया तो हमेशा याद रहेगा। ये बॉडी है, बाजू वेंट्रली ग्रो किया, इस पोजीशन में आपके जो फ्लेक्सर्स हैं वो वेंट्रल है यानी कि आगे की तरफ हैं, एक्सटेंसर्स जो है वो डोर्सल है यानी कि पीछे की तरफ हैं। अब आपके बाजू ने ऐसे मूव करना है, मीडियली, मीडियली मूव करेगा तो पिक्चर देखो क्या बनती है। ये फ्लेक्सर्स आपके मीडियल फेस कर रहे हैं और एक्सटेंसर्स आपके लेटरल फेस कर रहे हैं, ठीक है। इस पोजीशन में जो आपका थंब होगा वो फॉरवर्ड होगा, आगे की तरफ होगा, ठीक है। अब आप अपने बाजू को लेटरल रोटेशन करो 90 डिग्री पे, तो आपका थंब अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अपर लिम्ब की रोटेशन होती है लेटरल 90 डिग्री, और जो लोअर लिम्ब होता है उसके अंदर भी सेम यही मूवमेंट होती हैं। अब आप लोअर लिम्ब को अगर कोई बच्चा एक्सटेंड कर सकता है तो करके देख ले कि इस तरीके से एक्सटेंड करे कि उसके जो फ्लेक्सर्स हैं वो इस पोजीशन में हो, लेग के फ्लेक्सर्स वेंट्रल हो और एक्सटेंसर्स जो हैं वो डॉर्सल हो। फिर आप लोअर लिम्ब को मीडियली मूव करो कि जो फ्लेक्सर्स हैं वो आपके पास मीडियल आ जाएं और जो एक्सटेंसर्स हैं वो आपके लेटरल आ जाएं, ठीक है। उसके बाद आपका जो बिग टो है वो आप करके देखो तो वो बाहर की तरफ होगा, वो लेटरली पड़ा हुआ होगा, उसके लिए वो इस डायरेक्शन में होगा, ये बिग टो जो है ना इधर पड़ा हुआ होगा। अब आपने इसको मीडियल रोटेशन करवानी है 290 डिग्री, तो आपका बिग टो फिर सीधा स्ट्रेट एनाटॉमिकल पोजीशन में हो जाएगा। आप ये लिखा हुआ जरा पढ़ो, रोटेशन ऑफ द लिम्ब, अपर लिम्ब को जरा पढ़ो। Upper limb rotate laterally through 90 degree on their longitudinal axis. As a result, the future elbow come to the point dorsally and extensor muscle lie on the lateral and posterior aspect of the limb and flexor come to the front. ठीक है, मुझे ये बताओ क्या, ओहो डिस्कनेक्ट हो गई थी आवाज। अच्छा चलो दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, चलो देखो, आपने अपर लिम्ब की भी मूवमेंट यही है और लोअर लिम्ब की भी मूवमेंट यही है, सिर्फ फर्क रोटेशन पे जाके आएगा। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है क्लास? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है इस वक्त? अच्छा अब ध्यान से सुनो, चाहे आपका, अब बेटा ध्यान से सुनो, चाहे आपका अपर लिम्ब है या आपका लोअर लिम्ब है, दोनों एक ही पोजीशन में ग्रो करती हैं, पहले वो है वेंट्रल, ठीक है। चाहे आपका अपर लिम्ब है चाहे आपका लोअर लिम्ब है, दोनों की ग्रोथ इस तरह से होगी कि आपके फ्लेक्सर्स जो हैं वो वेंट्रल होंगे और आपके एक्सटेंसर्स जो हैं पीछे की तरफ यानी डोर्सल होंगे। उसके बाद आपका अपर लिम्ब है चाहे चाहे आपका लोअर लिम्ब है, दोनों मीडियली मूव करेंगे, मीडियली मूव करेंगे। इस तरीके से मीडियली मूव करेंगे तो उनके फ्लेक्सर्स जो हैं वो मीडियल हो जाएंगे और उनके जो एक्सटेंसर्स जो डोर्सल थे पहले अब वो लेटरल हो जाएंगे, जैसे कि इस तस्वीर में है। देखो फ्लेक्सर्स जो कि पहले वेंट्रल थे वो अब मीडियल हो गए हैं और एक्सटेंसर्स जो पहले डोर्सल थे अब वो बाहर की तरफ यानी लेटरल हो गए हैं। अब ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। अपर लिम्ब में जो रोटेशन होती है वो लेटरल होती है 90 डिग्री पे और लोअर लिम्ब में जो रोटेशन होती है वो मीडियल होती है 90 डिग्री पे। बस ये याद रखना है आपने। इसको याद रखने का एक रॉकेट साइंस क्या है कि आपका जो बिग टो है वो मीडियल पड़ा हुआ है, जरा देखो बिग टो क्या आपका मीडियल पड़ा हुआ है और लिटिल टो लेटरल पड़ा हुआ है। तो बिग टो से याद रखो कि लोअर लिम्ब की मीडियल रोटेशन होती है और अपना हाथ जरा एनाटॉमिकल पोजीशन में करो तो क्या आपका थंब लेटरली पड़ा हुआ है, तो इससे याद रखो कि लेटरल रोटेशन होती है। चलो और आसान करती है, आपके पास लोअर लिम्ब में बिग टो क्या मीडियल पड़ा हुआ है, लिख के बताओ क्या आपका बिग टो मीडियल है? अंगूठा, पैर का अंगूठा जो है क्या वो मीडियली पड़ा हुआ है? तो बस आपने याद रखना है कि लोअर लिम्ब में 90 डिग्री मीडियल रोटेशन होती है और अपना हाथ एनाटॉमिकल पोजीशन में करो, एनाटॉमिकल पोजीशन में करो हाथ अपना। तो क्या आपका जो थंब है, हाथ का अंगूठा जो है क्या वो लेटरली पड़ा हुआ है? तो बस आपने याद रखना है कि अपर लिम्ब में
90 डिग्री लेटरल रोटेशन होती है। समझा मैंने आपको दिया है, मैं आपको एक दफा फिर डेमो देती हूँ इस चीज की, और ये आप उस वक्त 100% समझ जाओगे अगर आप अपनी टांग या बाजू को जिस तरीके से मैं कह रही हूँ आप उस तरीके से मूव कराओगे तो आपको 100% समझ आ जाएगी। ठीक है, क्या आप में से किसी बच्चे ने अपनी अपर लिम्ब को वैसे मूव किया जैसे मैंने समझाया? किसी बच्चे ने वैसे मूव किया? तो पहले स्टेप पे ये देखो, जिस बच्चे को नहीं समझ आई वो अपना आर्म ऐसे करे, उसके बाद वो अपनी आर्म को अपनी बॉडी के तरफ मीडियल मूव करवा के लाए, तो उसके फ्लेक्सर जो हैं वो बॉडी की तरफ हो जाएंगे और जो एक्सटेंसर जो हैं वो लेटरल हो जाएंगे, जैसे कि इस तस्वीर में है। फ्लेक्सर्स मीडियल हो गए और एक्सटेंसर्स लेटरल हो गए। ठीक है, उसके इस पोजीशन में आपका जो थंब होता है ना अपर लिम्ब का, वो फॉरवर्ड होता है। ठीक है, तो आपको इसको लेटरल 90 डिग्री पर रोटेशन देनी पड़ती है। लेकिन जो आपका लोअर लिम्ब है, अगर पहले आप अपने लोअर लिम्ब के फ्लेक्सर्स को एंटीरियर करो और एक्सटेंसर्स को पोस्टीरियर करो, उसके बाद अपने लोअर लिम्ब की मीडियल मूवमेंट कराओ, टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन मूवमेंट कराओ। उसके बाद आप देखोगे कि आप जब मीडियन प्लेन की तरफ आए हो तो आपका जो पैर है ना वो लेटरल पड़ा हुआ होगा, तो आप फिर इसकी मीडियल रोटेशन कराओगे 90 डिग्री पे। ठीक है बच्चों, तो आप दूसरा रॉकेट साइन क्या है याद करने का, कि आपको जब भी आप भूल जाओ कि रोटेशन दोनों की 90 डिग्री होनी है, इसकी मीडियल है इसकी लेटरल है, तो आप ये याद कर लो कि आप अपने पैर का अंगूठा देखो, पैर का अंगूठा आपका मीडियल पड़ा हुआ है, तो आप ये याद रखना है कि लोअर लिम्ब की रोटेशन 90 डिग्री मीडियली हो रही है और आपके हाथ का अंगूठा एनाटॉमिकल पोजीशन में लेटरली पड़ा हुआ है, तो अपर लिम्ब की रोटेशन हो रही है लेटरली 90 डिग्री। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको रट लेनी चाहिए, ये बहुत दफा लिखने के लिए आता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास क्या है कि डेवलपिंग अपर एंड लोअर लिम्ब, दे रोटेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अपर लिम्ब 90 डिग्री लेटरल रोटेट करेगा और आपके पास जो लोअर लिम्ब है वो 90 डिग्री मीडियली रोटेट करेगा, बस ये फर्क है, बाकी दोनों में सेम बातें हैं। अच्छा जी, अब ये रोटेशन होने का फायदा क्या हो रहा है? अपर लिम्ब लेटरली 90 डिग्री रोटेट हो रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही किसी बच्चे ने लिखा है, जी जी बिल्कुल हाफिज भाई, बिल्कुल हाफिज भाई ने ठीक लिखा है और दूसरा बच्चा उसको ठीक गाइड कर रहा है। अब आप सारे स्लाइड देखो, क्योंकि आपने ये लिखना है, हाफिज भाई ने भी ठीक लिखा है लेकिन आपको ये इंग्लिश यूज करके लिखना है। द अपर लिम्स रोटेट लेटरली थ्रू 90 डिग्री ऑन देयर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। आपकी आर्म का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके ऊपर अपर लिम्ब में लेटरल रोटेशन होगी और आपका जो थंब है वो लेटरली आ जाएगा। ठीक है, आप अपना थंब लेटरली करके देखो, क्या आपका एल्बो इस वक्त डॉर्सल है? क्या आपका एल्बो इस वक्त डॉर्सल है? आपका एल्बो इस वक्त डॉर्सल होगा यकीनन। आपके एक्सटेंसर मसल्स इस वक्त लेटरली और पोस्टीरियरली होंगे और फ्लेक्सर्स जो हैं आपके बाजू के फ्रंट पे आ जाएंगे। आप ये एनाटॉमिकल पोजीशन बनाकर देखो, अपने अपर लिम्ब की एनाटॉमिकल पोजीशन बनाओ तो आपको ये याद रहेगा। और आपने अपर लिम्ब की लेटरल रोटेशन कहाँ से याद रखनी है कि आपका जो थंब है वो लेटरली पड़ा हुआ है। आगे चलते हैं, लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब रोटेट्स 90 डिग्री medially on their longitudinal action, on their longitudinal axis। इसकी वजह से आपका जो फ्यूचर नी है वो वेंट्रल हो गया है, आपके एक्सटेंसर लेग के सामने आ गए हैं, एंटीरियर एस्पेक्ट पे आ गए हैं, और जो आपके फ्लेक्सर्स हैं, जो एक्सटेंसर्स हैं वो टांग की फ्रंट पे आ गए हैं, और आपके जो फ्लेक्सर्स हैं वो डॉर्सली या पोस्टीरियरली चले गए हैं। ठीक है बेटा, ये बात इतनी दफा एक्सटर्नल सुनते हैं, आप ये समझ लें कि अगर आपका वाइवा होगा तो तकरीबन हर बच्चे से वो ये रोटेशन सुनते हैं। ठीक है जी, अब आपके अपर और लोअर लिम्ब रोटेट हो गए हैं। अब जब आपको ये क्वेश्चन आएगा ना, ये वाला क्वेश्चन प्यारा सा, ये जो यूएचएस ने बड़ा पसंद फरमाया हुआ है, ये क्वेश्चन, ये मैंने लिखा हुआ है फाइनल स्टेजेस ऑफ द लिम्ब डेवलपमेंट। तो फाइनल स्टेजेस ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट में आपको क्या क्या लिखना होगा? नंबर 1, बोन फॉर्मेशन। बोन कहाँ से बनी? मेसेनकाइम थिक होने से। मेसेनकाइम जहां जहां पे थिक होगी वहां पे क्या होगी? कॉन्ड्रिफिकेशन।
कौन सी कार्टिलेज बन जाएगी, हाइलाइन। कौन से वीक में बनी, 5th वीक में। इसके अंदर कौन सी ऑसिफिकेशन होगी, एंडोकॉन्ड्रल, यानी कि कार्टिलेज मॉडल के ऊपर जब ऑसिफिकेशन होगी उसको एंडोकॉन्ड्रल कहते हैं। और आपके पास बोन्स बन गई। ठीक है जी। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये है, 12th वीक तक सारी लॉन्ग बोन्स में ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर हो जाते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद आपने क्या बनाना है, मसल। मसल कहाँ से बन रहे हैं, सोमाइट से। सोमाइट का कौन सा पार्ट, वेंट्रोलेटरल, उसको क्या कहते हैं, डर्मोमायोटोम। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आपका लिम्ब जो है उसके हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स और ब्लड वेसल्स कौन बना रहा है, मेसेनकाइम। ठीक है। अब आपके पास क्या पीछे रह गया, सोचो, आपके बाजू में कुछ और भी है। सारे बच्चे सोच के बताओ क्या रह गया है, जल्दी से जल्दी से। उसके बाद आपने रोटेशन भी इसमें लिखनी है। ठीक है। रोटेशन लिखने के बाद एक चीज और लिखेंगे। सारे बच्चे बताओ क्या और आपके बाजू में है जो रह गया है, लिखो, लिख के बताओ। जॉइंट्स हैं, वेरी गुड। और जल्दी बताओ और क्या रह गया है, जल्दी से सारे बॉयज। नर्व्स, वेरी गुड, जॉइंट्स, नर्व्स। फिंगर्स आप बना चुके हो बेटे, फिंगर्स आपने बनाई नहीं थी। हाँ, नर्व्स, नर्व्स और जॉइंट्स देखते हैं। और बच्चों नर्व्स और जॉइंट्स देखते हैं। तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि इसमें रोटेशन ऑफ लिम्ब भी साथ ही लिखना है जी। synovial joints appear at the beginning of the fetal period, यानी कि 9th वीक। ये इंपॉर्टेंट। लो बच्चों, अब आप ये देख लो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है क्लास, डू यू हेयर मी क्लास? अच्छा, synovial joint appear at the beginning of the fetal period, यानी कि 9th वीक। ये इंपॉर्टेंट बात है, 9th वीक में synovial joint appear होना शुरू होंगे। joints are formed in the cartilaginous condensation when chondrogenesis is arrested and a joint interzone is induced। अब आपके पास क्या है, joint कैसे बन रहे हैं, कार्टिलेज की कंडेंसेशन से। कॉन्ड्रोजेनेसिस यानी कि कार्टिलेज बनने का जब रुक जाएगा तो जॉइंट का इंटरजोन कार्टिलेज के दरमियान में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है बच्चों। जॉइंट कैसे बन रहे हैं, कार्टिलेज की कंडेंसेशन से। बोन कैसे बन रही है, मीजनकाइम की कंडेंसेशन से। मीजनकाइम कंडेंस हुआ, उसने कार्टिलेज में चेंज हुआ और फिर ऊपर बोन की ऑसिफिकेशन हो गई। जॉइंट कैसे बन रहा है, कार्टिलेज की कंडेंसेशन से। और ये कार्टिलेज जब जितनी भी आपके अपर लिम्ब की या लोअर लिम्ब की उसकी कार्टिलेज मॉडल बनना है ना, वो बन जाएगा। उसके बाद कार्टिलेज की कंडेंसेशन होगी और जॉइंट इंटरजोन बनेगा, यानी दो कार्टिलेज के दरमियान में जॉइंट इंटरजोन बन जाएगा। cells in this region increase in number and density and then a joint cavity is formed by the cell death। पहले सेल का नंबर इंक्रीज होगा, उनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और फिर सेल डेथ के बाद जॉइंट कैविटी बनेगी। सराउंडिंग सेल्स डिफरेंशिएट इनटू अ जॉइंट कैप्सूल। बस इतना काफी है लिखना कि कार्टिलेज की कंडेंसेशन की वजह से जॉइंट बनेंगे, सेल प्रोलिफरेट करेंगे, फिर सेल की डेथ होगी तो जॉइंट कैविटी बन जाएगी और उसके सराउंडिंग सेल डिफरेंशिएट होंगे इनटू द जॉइंट कैप्सूल। ठीक है बच्चों। और ये जॉइंट कब बनती हैं, जब कॉन्ड्रोजेनेसिस अरेस्ट होती है कि मजीद कार्टिलेज अब और ग्रो नहीं बननी है। ठीक है, आगे चलते हैं। और कौन सा वीक है, कौन सा वीक है, 9th वीक। 9th वीक में जॉइंट बनेंगे। क्यूटेनियस इनर्वेशन ऑफ द लिम्स। अब आपके पास नर्व्स आ गए। सबसे पहले मोटर एक्सॉन एंटर होंगे। मोटर एक्सॉन आपके बाजू में जाएंगे और अपना एक ट्रैक बनाएंगे और सेंसरी एक्सॉन हमेशा मोटर को फॉलो करते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखनी है। आपको ये पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखो, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल नर्व्स हैं, ये आपका लिम्ब बड है। देखो ये बड है लिम्ब का, ये लिम्ब का बड है, ये नर्व्स इसमें एंटर हो रही हैं। अब जैसे जैसे लिम्ब का बड ग्रो करेगा ये नर्व्स भी साथ साथ ग्रो करेंगी। पहले कौन सी नर्व्स जाएंगी, मोटर। मोटर के पीछे कौन फॉलो करेगा, सेंसरी। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं, ये स्लाइड क्या लिखी हुई है। मोटर एक्सॉन्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंटर द लिम्ब बड्स, चाहे वो अपर लिम्ब है चाहे वो लोअर लिम्ब है। वीक कौन सा है, 5th। एंड ग्रो इनटू द डॉर्सल एंड वेंट्रल मसल मैस। ये आपको पता लगे ना, पहले मसल दो ग्रुप ही बनाते हैं,
एक वेंट्रल होता है फ्लेक्सर्स का और डोर्सल होता है एक्सटेंसर्स का, है ना। अच्छा, उसके बाद सेंसरी एक्सॉन एंटर द लिम्ब बट आफ्टर द मोटर एक्सॉन एंड यूज देम फॉर गाइडेंस। पहले मोटर जाएगा, सेंसरी उसके पीछे पीछे जाएगा और गाइडेंस, जिस गाइडेंस में मोटर गया उसी में सेंसरी उसके पीछे पीछे चल पड़ेगा। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स द प्रिकर्सर ऑफ द श्वान सेल्स सराउंड द मोटर एंड सेंसरी नर्व्स। जी बच्चों, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, आपके पास, आपको याद होगा आपकी न्यूरल ट्यूब जब बन रही थी उसमें से उसके कुछ सेल उससे डिटैच हुए थे, उनको हमने न्यूरल क्रेस्ट सेल का नाम दे दिया था। ये न्यूरल क्रेस्ट सेल के बहुत सारे डेरिवेटिव्स आपको बताए थे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बहुत सारी चीजें न्यूरल क्रेस्ट सेल बनाते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन से सेल हैं? श्वान सेल। श्वान सेल मोटर और सेंसरी नर्व के इर्द गिर्द क्या बनाएंगे? माइलिन शीथ बनाएंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। अब आपको क्या पता चला? ये आपका लिम्ब बड है। बच्चों, क्या आपको लिम्ब बड नजर आ रहा है? ये नर्व इसमें एंटर हो रही हैं। पहले कौन सी नर्व एंटर होंगी? मोटर। मोटर नर्व के पीछे पीछे कौन सी नर्व जाएंगी? सेंसरी। इन सेंसरी मोटर नर्व्स और इन सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स दोनों के ऊपर माइलिन शीथ आएगी। वो माइलिन शीथ कौन बना रहा है? न्यूरल क्रेस्ट सेल। न्यूरल क्रेस्ट सेल काम करता है मोस्टली इन दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरल क्रेस्ट सेल्स काम करते हैं, चीजें बनाते हैं। तो श्वान सेल जिसने माइलिन शीथ बनानी है वो न्यूरल क्रेस्ट सेल बनाएंगे। अच्छा जी, आगे चलें। During the fifth week, peripheral nerves grow from the developing brachial and lumbosacral plexus into the mesenchyme of the limb. अब आपको पता है कि अपर लिम्ब बट किसके ऑपोजिट बना था? C4T1, और वो क्या था? ब्रेकियल प्लेक्सिस। और लंबोसेक्रल क्या था? याद करो, याद करो, लंबोसेक्रल क्या था? लंबोसेक्रल क्या था बच्चों? आपको मैंने शुरू में ये बताया था। इस पिक्चर पर आओ। ये देखो, C4T1, और ये किसकी जगह है? ब्रेकियल प्लेक्सिस की। और लंबोसेक्रल की क्या है? L2S3। वेरी गुड, शाबाश। साथ साथ मैं इसलिए दिखाती हूँ कि आपकी रिवीजन हो जाए, जो बच्चे नहीं पढ़ते वो भूल जाते हैं, उनको मैं सिखाती हूँ फिर। चलो जी, ड्यूरिंग द फिफ्थ वीक द पेरिफेरल नर्व ग्रोज फ्रॉम द डेवलपिंग ब्रेकियल एंड लंबोसेक्रल प्लेक्सिस इनटू द मेसेनकाइम ऑफ द लिम्ब। अब आपको पता चल गया कि अपर लिम्ब ग्रो ही C4T1 के ऑपोजिट होता है और ये L2S3 के ऑपोजिट होते हैं, इसलिए ये प्लेक्सिस बन जाते हैं। अब आपको ये मैं वैसे ही इखलाकी तौर पे पढ़ा रही हूँ, ये आपको जो है उसके अंदर बताया गया होगा ग्रॉस के अंदर या जनरल एनाटॉमी के अंदर कि डर्माटोम क्या होता है और क्यूटेनियस नर्व एरिया क्या होता है। ये दोनों आपको अलग अलग पता होना चाहिए। अगर पहले से पता है तो अच्छी बात है। डर्माटोम क्या है? इज द एरिया ऑफ स्किन सप्लाइड बाय अ सिंगल स्पाइनल नर्व एंड इट्स स्पाइनल गैंग्लियन। ठीक है। हाउएवर क्यूटेनियस नर्व एरिया एंड डर्माटोम शो कंसिडरेबल ओवरलैप। दोनों एरियाज पे ओवरलैपिंग है। तो डर्माटोम क्या है? स्किन का वो वाला एरिया जिसको एक सिंगल स्पाइनल नर्व और उसके गैंग्लियन सप्लाई कर रही हैं। और क्यूटेनियस एरिया क्या है? इट इज द एरिया ऑफ स्किन सप्लाइड बाय द पेरिफेरल नर्व। बस ये फर्क आपको पता होना चाहिए। क्या आपको ये पहले फर्क पता था? लिख के बताओ, लिख के बताओ। क्या आपको पहले पता था डर्माटोम और क्यूटेनियस नर्व एरिया क्या होता है? क्लास, सो गए हो बच्चों? उठो उठो क्लास। M19 डर्माटोम का पता था मैम, वेरी गुड। डर्माटोम का पता था, तो क्यूटेनियस नर्व एरिया का भी आज पता चल गया। तो क्यूटेनियस नर्व एरिया इज द एरिया ऑफ स्किन सप्लाइड बाय द पेरिफेरल नर्व। ठीक है। तो पेरिफेरल नर्व जिस एरिया को, एक सिंगल पेरिफेरल नर्व जिस एरिया को सप्लाई करती है उसको कहते हैं क्यूटेनियस नर्व एरिया, और एक स्पाइनल नर्व जिस एरिया को सप्लाई करते हैं उसको कहते हैं डर्माटोम। चलो जी, आगे चलते हैं। नहीं, बस आज का लेक्चर इतना था, हम इसको रिपीट कर लेते हैं। अब आप सारे बच्चे मुझे लिख के बताओगे, ठीक है। अब कौन बच्चा बताएगा कि अपर लिम्ब की रोटेशन किस डायरेक्शन में होती है? जल्दी से लिख के बताओ।
अपर लिम्ब की रोटेशन बेटे लेटरली 90 डिग्री, 90 डिग्री भी साथ लिखो, 90 डिग्री जो बच्चे लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं। और आपने एक्सिस नहीं लिखा, एक्सिस भी लिखो, ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, 90 डिग्री लेटरली ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये है कंप्लीट आंसर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बताओ कि फाइनल स्टेजेस ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट में जो बोन लिम्ब्स की बनती है वो कहाँ से बनेगी? वेरी गुड, ये कंप्लीट आंसर है रुखसार का, लेटरल 90 डिग्री ऑन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस इज द कंप्लीट आंसर। वेरी गुड। अबयास है नाम, शायद अबयास खुर्रम, ये भी, इसका भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और मोहम्मद हसीब सिकंदर ने भी सही लिखा है, शाबाश। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब हो, इनकी बोन्स कहाँ से बनेंगी? 3 स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं बोन की फॉर्मेशन में, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिख के बताओ बोन कैसे बनी। बोन फ्रॉम द मेसेनकाइम थिकनिंग, थिकनिंग ऑफ द मेसेनकाइम पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? मेसेनकाइम की क्वाड्रिफिकेशन। और तीसरा स्टेप क्या है? मेसेनकाइमल थिकनिंग। वेरी गुड, मेसेनकाइमल थिकनिंग होगी। सेकेंड स्टेप होगा मेसेनकाइम की क्वांटिफिकेशन होगी, और थर्ड स्टेप होगा कि इस कार्टिलेज, हाइलैंड कार्टिलेज की ऑसिफिकेशन होगी, क्वांटिफिकेशन एंड ऑसिफिकेशन। तो अगर आपसे कोई पूछते हैं ना बेटा कि तीन, हाँ वेरी गुड, ये किसी ने बहुत आला लिखा है, जैनब ने बहुत अच्छा लिखा है, मेसेनकाइम की थिकनेस है, क्वांटिफिकेशन है, ऑसिफिकेशन है। वेरी गुड। अब बताओ कौन सी कार्टिलेज का मॉडल बनता है फीटस के अंदर? कौन सी कार्टिलेज? हाइलैंड कार्टिलेज। वेरी गुड, वेरी गुड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अच्छा जी, अब ये बताओ कि सारी की सारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर कौन से वीक तक डेवलप हो जाती हैं? वेरी गुड, 12th वीक। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये बताओ कि आपके लिम्स के अंदर मसल्स हैं, मसल्स कौन बना रहा है? सोमाइट। वेरी गुड। अब सारे का सारा सोमाइट नहीं बनाता, बच्चों बताओ सोमाइट का कौन सा पोर्शन, कौन सा रीजन? डर्मोमायोटोम, बिल्कुल सही, डर्मोमायोटोम वेंट्रोलेटरल रीजन, डर्मोमायोटोम वेंट्रोलेटरल रीजन, बिल्कुल सही, शाबाश। अच्छा जी, अब ये बताओ, अब बच्चों ये बताओ कि आपका फ्लेक्सर मसल आपकी आर्म पे कहाँ पे बनते हैं और एक्सटेंसर कहाँ पे बनते हैं? फ्लेक्सर मसल वेंट्रल होंगे और आपके एक्सटेंसर जो होंगे वो डॉर्सल होंगे। ठीक है, अब ये बताओ कि आपका लिम्ब पहले किस डायरेक्शन में ग्रो करेगा? शाबाश, आपका लिम्ब पहले वेंट्रली ग्रो करेगा, इस पोजीशन में कि आपके फ्लेक्सर्स जो हैं वो इंटीरियर होंगे, यानी कि आपके फ्लेक्सर्स फ्रंट पर होंगे, और आपके जो एक्सटेंसर्स होंगे वो डॉर्सल यानी कि पोस्टीरियरली होंगे। फिर आपका बाजू जो है मीडियली मूव करेगा टुवर्ड्स दी बॉडी, इस तरीके से कि आपके फ्लेक्सर्स मीडियली होंगे और आपके एक्सटेंसर्स जो है वो लेटरली आ जाएंगे। और फिर अपर लिम्ब में आपका बाजू 90 डिग्री लेटरली रोटेट करेगा, और लोअर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में रोटेशन क्या होगी? लोअर लिम्ब में कितनी डिग्री मीडियली होगी? 90 डिग्री पे होगी, और लॉन्ग एक्सिस पे होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसको अगर आप भूल जाओ तो याद रखने का क्या तरीका मैंने बताया है? मैंने आपको बताया है कि आपने अपने पैर का अंगूठा देखना है, ये मीडियली है तो लोअर लिम्ब में मीडियल रोटेशन है, और अपर लिम्ब जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन में रखो तो आपका थंब लेटरली आता है, तो यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री लेटरल रोटेशन लॉन्ग एक्सिस पे होगी। वेरी गुड, शाबाश। अब अगर आपको ये क्वेश्चन लिखना आता है ना, फाइनल स्टेजेस ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट, तो इसमें हाँ ये तो बताया नहीं कि लिगामेंट्स और ब्लड वेसल्स कौन बनाएगा? लिगामेंट्स और ब्लड वेसल्स कौन बना रहा है? मेसेनकाइम। वेरी गुड, शाबाश, शाबाश। अब आपके पास, आपको पता चल गया कि फाइनल स्टेजेस ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट में आप बोन की फॉर्मेशन लिखोगे, मसल की फॉर्मेशन लिखोगे, लिगामेंट्स ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन लिखोगे,
लिम्ब की अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोनों की रोटेशन लिखोगे और उसके बाद आप जॉइंट की फॉर्मेशन लिखोगे। जॉइंट किस वीक में बनते हैं? जी हाँ, जॉइंट किस वीक पे बन रहे हैं बच्चों? बिगिनिंग ऑफ द फीटल पीरियड, वेरी गुड, 9th वीक, वेरी गुड। अच्छा जी, और जॉइंट कैसे बनेंगे? किस चीज की कंडेंसेशन होगी? किस चीज की कंडेंसेशन हो रही है? कार्टिलेज की, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद रह गई आपकी नर्व्स। नर्व्स कहाँ से आ रही हैं? नर्व्स कहाँ से आ रही हैं बच्चों? नर्व्स कहाँ से आ रही हैं? नर्व्स का सोर्स क्या है? लिम्ब बड में तो आएंगी ना बच्चों। नर्व्स कहाँ से आएंगे? लिम्ब प्लेक्सिस से, जो कि स्पाइनल नर्व से आएंगे। पहले कौन सी नर्व्स एंटर होंगी? लिम्ब प्लेक्सिस, वेरी गुड, लिम्ब प्लेक्सिस बिल्कुल सही है। लिम्ब प्लेक्सिस कौन कौन से हैं? दो, ऊपर वाला ब्रेकियल प्लेक्सिस कहलाता है, नीचे वाला लंबोसेक्रल कहलाता है। ब्रेकियल प्लेक्सिस C4T1 है और लंबोसेक्रल L2S3 है। ये वाली नर्व्स आपकी स्पाइनल नर्व्स हैं जो आपके अपर और लोअर लिम्ब में एंटर होती हैं। कौन से वीक में? 5th वीक में। पहले मोटर एंटर होंगी, फिर सेंसरी होंगी। अब इनकी माइलिन शीथ कौन बनाएगा? जी, कौन इनकी माइलिन शीथ बनाएगा? श्वान सेल्स, वेरी गुड। श्वान सेल्स का कौन बनाता है? श्वान सेल कौन बनाएगा? न्यूरल क्रेस्ट सेल, एक्सीलेंट। चलो जी, आज का लेक्चर माशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा समझ आ गया। ठीक है, तो आपके पास अब आपका ये कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में हम बर्थ डिफेक्ट्स ऑफ द लिम्स क्लासिफिकेशन के साथ पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों, आप अपना ख्याल रखें, प्रिकॉशंस पूरी लें, फूड पेंडा से होम डिलीवरी ना करवाएं। और ये पार्टिसिपेंट्स 136 क्यों रह गए हैं? आपकी क्लास 150 की है या नहीं है, मुझे ये बताएं बच्चों। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? आप 150 की है, तो 150 की अगर है तो 136 स्टूडेंट्स क्यों हैं बच्चों? तो कौन से वो 14 बच्चे हैं जिन्होंने आज लेक्चर मेरा नहीं सुना है? क्या वो नाराज हैं? क्या उनको पसंद नहीं आ रहा लेक्चर? क्या उनको मेरी आवाज नहीं अच्छी लग रही? क्या वजह है? लैक ऑफ इंटरेस्ट क्यों है? दे शुड पार्टिसिपेट। नेक्स्ट टाइम 150 की क्लास है तो 150 बच्चे ही हों। चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। खुदा हाफिज।